हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेलकम टू साइलेंट फ्राइज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ओके, ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड जो है वो केसेस को देखेंगे कि क्या केसेस जो है इनसे रिलेटेड जो है निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा हम स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि किस तरह से सबसे पहले 1953 में जो है वो आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से, और 1956 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है वो 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे, और बार बार जो है और जो स्टेट है वो क्रिएट किए गए। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे आर्टिकल्स को हम जो है वो बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, ओके। और ये मैं गारंटी आपको देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का आपके मन में डाउट नहीं होगा, इसलिए आप इसे पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो देखिए, जब पहला आर्टिकल कहता है, ठीक है, पहला आर्टिकल कहता है, ये कहता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल में देखिए, इस आर्टिकल 1 में 3 टोटल क्लाउज है, क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3। यही तीनों क्लाउज जो है वो आर्टिकल 1 जो के अंदर आते हैं। तो जो पहला क्लाउज है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ओके। तो पहले क्लाउज में आपको इंडिया का 2 नाम दिखेगा, पहला तो हो गया इंडिया और दूसरा हो गया भारत। तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पर डिबेट हो रहा था कि इंडिया का क्या नाम रखा जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडिया का नाम इंडिया ही रखते हैं क्योंकि ये एक मॉडर्न नाम है। कुछ बोल रहे थे नहीं, इसका नाम ट्रेडिशनल रखना चाहिए क्योंकि ये इसका जो ट्रेडिशनल नाम है भारत उसे ही रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, उन्होंने इस आर्टिकल को इस तरह से लिखा कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया का दोनों नाम रख दिया, इंडिया भी और भारत भी। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बताता है, ये बताता है यहाँ की पॉलिटी, ठीक है, यहाँ की पॉलिटी के बारे में बताता है। यूनियन का मतलब होता है संघ, ठीक है। संघ का क्या मतलब होता है कि हमारा जो भारत बना है वो किससे मिलके बना है, वो स्टेट से मिलके बना है। स्टेट जो है वो इंडिया की क्या होगी, यूनिट्स होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि एक होता है फेडरेशन होता है और एक होता है यूनियन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझने की जरूरत है। और इंडिया में जो है वो फेडरेशन ना लिख के यूनियन ही क्यों लिखा गया, ठीक है। तो फेडरेशन की बात करें तो देखिए फेडरेशन का जो एक खासियत होता है वो ये होता है कि फेडरेशन जो बनाई जाती है वो एक्चुअल में स्टेट के जो है एग्रीमेंट से बनाई जाती है। जिस तरह से यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो यूएसए जो है वो अपने आप को एक फेडरेशन बोलता है। क्यों अपने आप को ये एक फेडरेशन बोलता है, क्योंकि यूएसए की जो स्टेट्स हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट के जरिए इन्होंने क्या किया था कि हम सारे वीक स्टेट जो है वो मिलकर एक स्ट्रांग जो है वो सेंटर बनाते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है यूएसए की, वो चाह के भी स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, उनके एरिया बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके लिए स्टेट की मंजूरी जो है वो ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट को ये पावर नहीं दे रखी गई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर नहीं है कि वो अपनी एरिया बाउंड्री में जो है चेंज कर सके, ओके। और ये जो सारी पावर है वो सारी पावर दे रखी है यहाँ की नेशनल गवर्नमेंट, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट के एरिया बाउंड्री में जो है वो चेंजेस कर सकती है, चाहे उसके लिए स्टेट जो है वो मंजूरी दे या ना दे। इसीलिए इंडिया को जो है यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ की पॉलिटी में देखें, इंडिया की पॉलिटी जो है वो फेडरल ही दिखेगी, ठीक है। फेडरल का क्या मतलब होता है कि फेडरल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको 2 गवर्नमेंट दिखेगी, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई नेशनल लेवल पे, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच जो पावर है, पावर का आपको यहाँ पे डिवीजन दिखेगा, ठीक है। तो पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहकर भी स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती है, ओके। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर तो फेडरल है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर भी जो है हमारा नाम क्या रखा गया है, यहाँ पे यूनियन रखा गया है। तो इसके बहुत सारे रीजन है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताए, ओके। अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो इंडिया की जो भी स्टेट होगी और जो भी टेरिटरीज होगी इंडिया की, ठीक है, वो होगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो आपको पता होगा कि अभी इंडिया में कुल मिला के जो है 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो पहला शेड्यूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंडिया की स्टेट्स कौन कौन होगी और इंडिया की यूनियन टेरिटरी कौन कौन होगी, और उसके अलावा इंडिया के अंदर और कौन कौन सी जो है टेरिटरी जो है वो होगी। तो जितनी भी इंडिया के अंदर टेरिटरीज है इसे जो है डिफाइन करता है, इसे अच्छे से बताता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। और ये जो आर्टिकल 1 है वो भी यही कहता है कि वो सारे
वो सारे स्टेट और टेरिटरीज ही इंडिया का पार्ट होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। मतलब क्या है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर जो है पार्लियामेंट किसी एरिया को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो वो फिर हमारे जो है इंडिया का पार्ट हो जाएगा, वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स के अंदर ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज। ठीक है, तो इंडिया को कहाँ पे कहा गया है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो देखिए, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आएगा, पहला तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट हो गया कि स्टेट की टेरिटरी आएगी, ठीक है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी आएगी जो हम देखते हैं, और उसके अलावा वो वैसी टेरिटरी आएगी, वैसा एरिया आएगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है इंडिया की किसी भी समय में। ओके, मतलब क्या हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट अगर कोई टेरिटरी को एक्वायर करती है, कोई टेरिटरी को प्राप्त करती है, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी। जैसे कि देखिए, हम जो है पौंडीचेरी जो है हमारी अभी की, तो पौंडीचेरी को हमने फ्रेंच से प्राप्त किया था, तो फ्रेंच से जब हमने प्राप्त किया था तो वो भी इंडिया की टेरिटरी ही कहलाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या बताया गया है। जो पहला क्लॉज बताया गया है वो ये बताया गया है कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, वो स्टेट से मिलके बना है, और यहाँ की वो इंडिया की टेरिटरी और स्टेट कौन कौन होंगे, तो वो होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। और तीसरा क्या बताता है कि इंडिया की टेरिटरी जो है वो क्या होगी। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो क्या क्या आएगा, तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो आएगा वो हो गई स्टेट की टेरिटरी, वो होगी यूनियन की टेरिटरी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्योरली एडमिनिस्टर किया जाता है, और वो हर टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त की जाएगी, एक्वायर की जाएगी। जैसे कि हमने पौंडीचेरी को एक्वायर किया था फ्रेंच रूल से, तो वो भी हमारी क्या हो गई, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की गई टेरिटरी हो गई, वो प्राप्त की गई टेरिटरी हो गई। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 2। ये जो आर्टिकल है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छे से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। देखिए, आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई नए स्टेट का एडमिशन करना है या इस्टेब्लिशमेंट करना है, इसका क्या मतलब है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये न्यू स्टेट किसे कहा जा रहा है। न्यू स्टेट उस स्टेट को कहा जा रहा है जो कि पहले इंडिया की पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जो कि कोई अदर कंट्री या फिर कोई अदर स्टेट है। जैसे कि हम यहाँ पे मान ले कोई चाइना या फिर नेपाल या फिर यहाँ पे पाकिस्तान। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं न्यू स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। और अगर इस न्यू स्टेट को इंडिया के अंदर एडमिट करना है या फिर उसे इस्टेब्लिश करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर हम कभी नेपाल को इंडिया में मिलाना चाहे या फिर चाइना को इंडिया में मिलाना चाहे तो वो कैसे मिलाया जा सकता है, वो ये आर्टिकल जो है वो कहता है। तो इस आर्टिकल के अंदर दो चीज़ें बताई गई है और इन दोनों में जो है थोड़ा अंतर है। पहला है एडमिशन और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट। तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट में क्या अंतर है, देखिए ये मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो जो पहला वर्ड है एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है कि वैसा न्यू स्टेट, ओके, जो कि पहले से फॉर्म किया हुआ है। जैसे कि हम मान लेते हैं नेपाल, तो नेपाल क्या है, वो पहले से बना हुआ है। तो जब हम नेपाल को इंडिया में मिलाना चाहेंगे तो हम उसे कहेंगे कि हम नेपाल को क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का मतलब होता है कि कोई नया स्टेट को इस्टेब्लिश करना जो कि पहले से बना हुआ नहीं था। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर छिड़ जाती है और हम पाकिस्तान की ये वाली जो एरिया है उसे कैप्चर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू स्टेट जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश किए, तो इसे हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट और इसे हम कहेंगे ओके एडमिशन। तो देखिए आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर हम न्यू स्टेट को एडमिट करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम नेपाल को मान लीजिए एडमिट कभी करें या फिर हम किसी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़के कोई एरिया कैप्चर कर लिए हैं और इसका हम और उसे एक नया स्टेट जो है वो बना रहे हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि ये जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है, सबसे पहली बात। और पार्लियामेंट ये कैसे कर सकती है, तो पार्लियामेंट ये काम जो है वो एक लॉ बना के कर सकती है। ओके, तो पार्लियामेंट लॉ बना के क्या कर सकती है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो न्यू स्टेट को एडमिट कर सकती है या उसे इस्टेब्लिश कर सकती है, और किन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो पार्लियामेंट को सही लगता है। ओके, तो आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि फॉरेन टेरिटरी को इंडिया के अंदर कैसे जो है वो एडमिट किया जा सकता है या फिर उसे एक नए स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ओके,
सो फ्रेंड्स, जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 3। ये जो आर्टिकल नंबर 3 है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट को बताता है कि हम इंडिया की टेरिटरी का इंटरनल रीएडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अगर आप इस मैप में देखिए तो इस मैप में आपको दिखेगा ये जो बॉम्बे जो स्टेट आपको दिख रहा है वो पहले इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन 1960 में क्या हुआ, इसका डिवीजन कर दिया गया। ओके, और एक नया स्टेट जो है यहाँ से गुजरात जो है वो बना दिया गया, और जो बॉम्बे स्टेट था उसकी एरिया में को जो है घटा दिया गया, और इसकी जो नाम है उससे चेंज करके इसका नाम महाराष्ट्र कर दिया गया था। ओके, इस तरह से जो है इंडिया के बहुत सारे स्टेट का जो है डिवीजन कर दिया गया। जिस तरह से हम बिहार का देख सकते हैं, तो बिहार को भी डिवाइड करके 2000 जो है ईस्वी में एक नया स्टेट क्रिएट किया गया, झारखंड। तो ये सारी जो चीज़ें की गई वो किस आर्टिकल के तहत की गई, तो वो आर्टिकल 3 के तहत की गई। और इस आर्टिकल से रिलेटेड हम एक और केस भी देखेंगे जो कि है बेरबरी यूनियन केस। ओके, तो जो कि 1960 का ये केस है, ये केस को भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते हैं आर्टिकल 3 जो है वो एक्चुअल में कहता क्या है। ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके एरियाज, बाउंड्री और नेम में कैसे चेंजेस किया जा सकता है और नए स्टेट को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एग्जिस्टिंग स्टेट में हम यहाँ पे जो है बॉम्बे का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बॉम्बे स्टेट का नाम को अगर बदलना है, ओके, अगर उनकी बाउंड्री को चेंज करना है, अगर उनके एरिया में कुछ चेंजेस लाना है, ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर ही जो है आर्टिकल 3 के तहत ही जो है वो चीज़ें कवर होती है। उसके अलावा अगर कोई न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे गुजरात को फॉर्म किया गया, तो गुजरात क्या बना, गुजरात एक नया स्टेट बना। तो अगर कोई नए स्टेट को फॉर्म करना है तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत ही फॉर्म किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पावर दी गई है न्यू स्टेट को बनाने की, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके एरिया, बाउंड्री में जो है चेंजेस करने के लिए, उसके नाम में चेंजेस करने के लिए, तो ये जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है। तो देखिए, पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर का यूज कैसे करती है, वो बाय मेकिंग अ लॉ, वो लॉ बनाकर अपनी पावर का यूज करती है। ओके, तो इसमें जो है कुल मिला के देखिए तो 4 क्लाउज है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्या क्या कर सकती है, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। तो पहला तो ये काम कर सकती है कि वो एक न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात को एक नया स्टेट जो है वो क्रिएट कर दिया गया। तो वो न्यू स्टेट कैसे क्रिएट कर सकती है, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सकती है कि किसी एक स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट कर देती है। कि यहाँ पे देखिए बॉम्बे का जो स्टेट था उसके टेरिटरी को अलग कर दिया गया और गुजरात जो है वो दे दिया गया। या फिर क्या किया जा सकता है कि दो जो स्टेट हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट को यूनाइट कर सकती है, मिला सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये 2 स्टेट को मिला दिया गया और कंप्लीट एक स्टेट यहाँ पे बना दिया जाता है। ओके, तो ये काम भी जो है पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, इन सब के अलावे जो पार्लियामेंट है वो किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, उसके एरिया को घटा सकती है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, उनके नाम को चेंज कर सकती है। तो अगर आप इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन देखें कि किस तरह से स्टेट को बांटा गया है, तो आपको ये पता चलेगा कि किसी स्टेट की एरिया बढ़ा दी गई है, किसी स्टेट की एरिया घटा दी गई है। बाउंड्री में चेंज तो आया ही आया है, और साथ साथ नाम में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि जो बॉम्बे स्टेट था उसका नाम जो है वो चेंज करके महाराष्ट्र रख दिया गया। तो इस तरह से जो है नेम जो है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है बेरबरी यूनियन केस 1960 में। ओके, तो देखिए ये आर्टिकल जो यहाँ पे कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है, स्टेट के एरिया को घटा सकती है। तो यहाँ पर एक बात ये भी उठा कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्टेट के एरिया को घटाकर वो किसी स्टेट के एरिया को घटाकर किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दे। मान लीजिए, देखिए ये जो है बंगाल हमारा स्टेट है, तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये बंगाल जो स्टेट है उसके टेरिटरी को घटाकर उसे जो है वो इस फॉरेन स्टेट को, इस फॉरेन कंट्री को जो है वो दे दे। तो क्या ये पावर है? तो ये जो है वो बेरबरी यूनियन केस में आता है, जो कि हम आगे जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 3 में कुछ बातें और है जो हमें देखनी होगी। तो आर्टिकल 3 में
पहली बात तो ये हो गई कि इस तरह की कोई चेंजेस अगर लानी है, इस तरह की अगर कंट्री के अंदर किसी तरह का इंटरनल रीएडजस्टमेंट लाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो पार्लियामेंट में इस तरह का बिल जो है वो तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस तरह का बिल तभी रखा जा सकता है जब उसके लिए प्रेसिडेंट ने पहले से ही रिकमेंडेशन दे रखी हो। ओके, और प्रेसिडेंट जो है इस तरह की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देगी उससे पहले प्रेसिडेंट को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? प्रेसिडेंट को यही मैटर को जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखना होगा जिस स्टेट की एरिया बाउंड्री में कुछ चेंज किए जा रहे हैं। तो उस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है वो प्रेसिडेंट को ये बात रखनी होगी कि हम आपका स्टेट की एरिया बाउंड्री में जो भी चेंजेस करने हैं उसमें अपना आप व्यू बताइए, अपने व्यू को आप एक्सप्रेस कीजिए। ओके, और किसी स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आपको जो है अपना व्यू वहाँ पे बताना होगा। और जो भी व्यू स्टेट की तरफ से आएगा, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट जो है वो बाउंड है कि उसे मानना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल बाउंड नहीं है, वो चाहे तो मान सकती है, नहीं भी चाहे तो मान सकती है, उसे चाहे एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे वो रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर व्यू टाइम पे भी रिसीव हुआ है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि इस व्यू को जो है वो माने ही माने। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सही बात की गई है कि देखिए जो पार्लियामेंट है वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसे रीड्रॉ कर सकती है अपने दम पे, अपने विल पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का कोई भी जो है रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट को ही सारी पावर दे रखी है कि किसी भी स्टेट के एरिया को जो है कितना चेंज करना है, किसकी बाउंड्री को कितना चेंज करना है, एक स्टेट को जो है वो दो स्टेट में बांट देना है, ये सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट को यहाँ पे दे रखी गई है। ओके, तो यहाँ पे सही कहा जाता है कि किसी स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि वो जो है स्टेट वो उसका एरिया इतना ही रहेगा, उसका नाम इतना ही रहेगा, वो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस भी करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि आज जो स्टेट हमारा है ये स्टेट जो है वो कल भी रहे। ये हो सकता है कि ये स्टेट किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया जाए या फिर ये जो स्टेट है उसे जो है डिवाइड कर दिया जाए। आपको याद होगा कि 2014 में किस तरह से आंध्र प्रदेश जो था उसे डिवाइड कर दिया गया था तेलंगाना में। ओके, तो एक न्यू स्टेट तेलंगाना को क्रिएट किया गया था। तो कोई भी स्टेट कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसकी जो गारंटी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं का उसकी गारंटी नहीं देता है। इसीलिए इंडिया को राइटली जो है डिस्क्राइब किया जाता है एक एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो हमारा जो यूनियन है, ठीक है, हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब हमारा जो यूनियन है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। मतलब क्या है कि इंडिया में देखें तो इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ओके, तो इस यूनियन ऑफ स्टेट में जो स्टेट है वो इससे बाहर नहीं निकल सकती है, उनके पास पावर नहीं है, तो वो हमारे यूनियन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो यूनियन है हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें जो पार्लियामेंट है वो जो है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे तो कैसे, क्योंकि उसके पास पावर है कि वो किसी स्टेट के एरिया बाउंड्री में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन यूएसए को क्या कहा जाता है, यूएसए को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, तो इसकी जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है स्टेट, जैसे कि इंडिया में है। लेकिन उसकी जो स्टेट है वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसकी जो स्टेट है उसे वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह के भी इस स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, इस स्टेट के एरिया बाउंड्री में चेंजेस नहीं कर सकती है, जब तक वहाँ की स्टेट जो है वो परमिट ना दे। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट की मंजूरी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लेकिन इंडिया के केस में देखें तो इंडिया के केस में अगर किसी स्टेट के एरिया बाउंड्री में अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो इसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, स्टेट चाहे नहीं चाहे, ठीक है, उसकी मर्जी जो है यहाँ पे नहीं चलती है। सारी की सारी जो पावर है वो किसके दे रखी है, वो पार्लियामेंट को यहाँ पे दे रखी है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों आर्टिकल के तहत जो भी लॉ बनाए जाएंगे, ओके, उन्हें अमेंडमेंट जो है वो नहीं समझा जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर। देखिए ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, उसे अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 368 जो है वो क्या कहता है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट जो है वो किस तरह से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीड्यूर बताया गया है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। देखिए स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि
जो भी पार्लियामेंट की टोटल मेंबरशिप होती है, टोटल मेंबरशिप का 50% से अधिक, ओके, और उसके साथ साथ जितने भी मेंबर प्रेजेंट है और वोट करने आ रहे हैं उनका भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखें तो मेजोरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट के लिए। तो यही यहाँ कहा गया है कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो नहीं समझा जाएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो आर्टिकल 2 के तहत जो है वो क्या होता है, आर्टिकल 2 के तहत अगर कोई फॉरेन टेरिटरी को अगर इंडिया में एडमिट किया जाता है, इंडिया का पार्ट बनाया जाता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत बनाया जाता है। और आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है कि किसी स्टेट के एरिया बाउंड्री में कुछ चेंजेस किया जाता है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी काम होता है और उसके लिए कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो उस लॉ को अमेंडमेंट जो है वो नहीं समझा जाएगा। तो अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा तो क्या समझा जाएगा, तो अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो अमेंडमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो है इसमें मेजोरिटी की जरूरत होगी वो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। तो जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्डिनरी जो है लॉ पास किए जाते हैं, उनके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। देखिए सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर, ठीक है, प्रेजेंट हैं और वोट करने आ रहे हैं, उनका 50% से अधिक जो है वो वोटिंग चाहिए, ओके। तो देखिए हम इसमें एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर कोई बिल जो है वो आता है, ओके, और लोकसभा में अगर कोई बिल आता है तो लोकसभा के कुल मिला के कितने मेंबर होते हैं, 545 मेंबर, ठीक है। तो ये होगी इनकी टोटल मेंबरशिप। लेकिन अगर लोकसभा में जो मेंबर प्रेजेंट हैं और जो मेंबर वोट डाल रहे हैं वो अगर मान लीजिए 530 ही है, तो अगर मान लीजिए कि टोटल जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट डाल रहे हैं वो 530 ही है, तो इसका 50% जो है वो प्लस कितना हो जाएगा, इसका 50% प्लस हो जाएगा, ठीक है, 265 जो है प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 266 हो जाएगा। तो 266 अगर वोट पड़ते हैं तो ये सिंपल मेजोरिटी जो है के अंदर जो है वो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अगेन हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर जो आर्टिकल 3 में हमें मिली थी, ओके। तो देखिए आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर था कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है वो किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, ओके। तो यहाँ पर क्या था, पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो किसी भी एरिया को कम कर सकती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट के एरिया को कम करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकती है। मान लीजिए कि क्या पार्लियामेंट ये जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, तो ये कुछ एरिया जो है वेस्ट बंगाल का, उसे जो है कम करने का पावर तो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन क्या इसे कम करके वो किसी फॉरेन टेरिटरी को, मान लीजिए यहाँ पर उस समय जो पाकिस्तान था, उसे दे सकती है कि नहीं दे सकती है। ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी बड़ी यूनियन केस जो है 1960 में जो है उठा। तो इसी केस को हम थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो देखिए ये जो बड़े बड़ी यूनियन केस है 1960, इसमें जो बड़े बड़ी यूनियन है एक्चुअल में ये एक विलेज है वेस्ट बंगाल का, ओके। तो वेस्ट बंगाल का ये जो विलेज है बड़े बड़ी यूनियन, इससे रिलेटेड केस क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को ये जो बड़े बड़ी यूनियन का जो विलेज है वो पाकिस्तान को वहाँ पे दे दे, ओके। इसके बहुत सारे रीजंस थे, ओके। तो यहाँ पर तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजिटेशन होने लगा इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी, बहुत ही ज़्यादा विवाद होने लगा। तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस समय प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, अपनी पावर आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट चल गए, ओके। वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। देखिए ये जो आर्टिकल 143 है, ये आर्टिकल 143 क्या कहता है, वो आर्टिकल 143 कहता है कि जब प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या से अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है वो मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगी वो उन पर बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है उसे वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ओके। तो ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है आर्टिकल 3 के अंदर कि वो किसी भी स्टेट की एरिया को जो है घटा सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस एरिया को घटाकर जो है वो किसी फॉरेन कंट्री को वो दान में दे दे या कहीं फॉरेन कंट्री को वो ये अपनी इंडियन टेरिटरी का कुछ भाग जो है वो दे दे, ठीक है। उन्होंने ये कहा आगे कि इंडियन टेरिटरी जो है, ठीक है, इंडिया के जो क्षेत्र हैं उन्हें फॉरेन स्टेट में जो है तभी दिया जा सकता है जब कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाए। मतलब पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर जो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो है इंडिया की टेरिटरी जो है वो फॉरेन स्टेट में दे सकती है।
क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 3 के अंदर कवर नहीं होता है। आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 4 है, जो मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो कुछ चेंजेस करने के लिए जो लॉ बनाया जाएगा उसे अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 के अंदर जो आप एरिया को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की जो क्षेत्र है उसे फॉरेन कंट्री में आप दे दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही करने पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो है वो पास कर दिया, और जो ये टेरिटरी है वो पाकिस्तान को जो है वो दे दी गई। ओके, उसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर इंडिया किसी अनदर कंट्री के साथ अगर किसी तरह का बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, कोई बाउंड्री से रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसे सेटल करने के लिए किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो कि यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, ठीक है। उसके अगेंस्ट यहाँ पे बात की गई है कि इस तरह की जो बाउंड्री डिस्प्यूट होती है, ठीक है, बाउंड्री से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें सेटल करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके, कि मतलब उसका सेटलमेंट करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही किए जा सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये काम जो है वो कर सकती है। और इंडियन टेरिटरी का, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियन टेरिटरी का यहाँ पे सेसेशन हो रहा है, इंडियन टेरिटरी जो है वो जा रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर जो है वो कैसे मिलाया गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें या इंडिपेंडेंस से पहले देखें तो इंडिया में आपको दो तरह की सिस्टम देखने को मिलेगी। पहली तो प्रोविंसेस आती थी और दूसरी जो आती थी वो आती थी प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रोविंसेस होती थी उन पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। वहाँ पर आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी थी, जो वहाँ पर लॉ बनाती थी। ओके, तो ये प्रोविंसेस जो थे इन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल चलता था। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनमें एक जो है प्रिंस जो है वो रूल करता था, ठीक है। लेकिन इस पर जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश का ही था, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश का यहाँ पे चलता था। लेकिन ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल चलता था वो प्रिंसेस का ही चलता था। 1947 में क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था और दो जो है कंट्री बनाए गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ओके, तो और जो प्रिंसली स्टेट बच गए थे इनको तीन ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन तो ये दिया गया कि या तो ये इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या तो ये इंडिपेंडेंट रहे। और यही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया कि इन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि ये इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। फिर अगर इतनी सारी प्रिंसली स्टेट, जो कि देखिए उस समय इंडिया में जो है वो 549 प्लस जो है प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। इतनी सारी अगर प्रिंसली स्टेट जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लेगी तो क्या होगा? इंडिया जो है वो छोटे छोटे पार्ट में जो है बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, गृह युद्ध की स्थिति जो है वो शुरू हो जाएगी और इंडिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन सारे जो स्टेट हैं उनको जो है वो इंटीग्रेट किया जा सके। तो यहाँ पर सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल आते हैं, इनकी बहुत बड़ी यहाँ पे भूमिका होती है प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने के लिए। तो 549 जो है प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया में आसानी से जो है, आसानी से तो नहीं कहेंगे लेकिन वो इंडिया में से जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो तीन रिमेनिंग स्टेट है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये रिफ्यूज कर देते हैं कि वो इंडिया में जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है इन तीनों स्टेट को, इन तीनों प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, ये है जूनागढ़ वाला प्रिंसली स्टेट, ये है कश्मीर की प्रिंसली स्टेट और ये है हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट। ओके, तो अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया था पुलिस एक्शन के द्वारा। यहाँ के जो निज़ाम थे वो इंडिया में मिलने वाले ही नहीं थे और इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है एक मिलिट्री एक्शन जो है वो शुरू कर दिया था। तो इंडिया को भी क्या करना पड़ा, एक मिलिट्री एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लेना पड़ा और जो है हैदराबाद को जो है वो पुलिस एक्शन के जरिए हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया। ओके, उसके बाद जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कराया गया। देखिए रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है यहाँ पर क्या है कि
पब्लिक की ओपिनियन जाननी पड़ती है कि पब्लिक क्या चाहते हैं, ठीक है। तो रिफरेंडम कराया गया ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ की पब्लिक इंडिया में मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती है। तो जो वोट आया, वो मेजोरिटी में जो वोट आया वो ये आया कि वो जो है वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। तो फिर इस रेफरेंडम के तहत जो है वो जूनागढ़ को इंडिया में मिलाया गया। और जो तीसरी जो प्रिंसली स्टेट बच जाती है जो कि नहीं इंडिया में मिलना चाहती थी, वो है कश्मीर। कश्मीर ने क्या डिसीजन लिया था? इसने डिसीजन लिया था कि वो ना ही इंडिया में मिलेगी और ना ही पाकिस्तान में मिलेगी, वो जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ के जो महाराजा थे, राजा हरि सिंह, ठीक है, वो जो थे वो हिंदू लीडर थे, लेकिन यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने यहाँ से जो है एक तरह की वॉर जो है शुरू कर दी, जो पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पे हमला कर दिया। तो जो कश्मीर के जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया से उन्होंने मदद मांगा और फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत क्या हुआ कि इंडिया जो है वो कश्मीर को मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब कश्मीर जो है वो इंडिया के अंदर जो है मिल जाएगा। तो एक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेशन का मतलब होता है कि मिल जाना, ओके। तो कश्मीर को इस तरह से जो है इंडिया का पार्ट बना लिया गया, लेकिन कश्मीर को भी काफ़ी इंडिपेंडेंसी जो है वो मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। तो इस बारे में हम एक अनदर वीडियो में जो है वो बात करेंगे, ओके। अब देखिए बात करते हैं 1950 की। तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन यूनियन हुआ करता था उनके स्टेट्स का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ करता था। मतलब इंडियन यूनियन की बात करें तो इंडियन यूनियन में 4 तरह की स्टेट्स जो है वो हुआ करती थी, ओके। तो इन स्टेट को इस तरह से नाम दिया गया था, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। अभी आप देखते हैं कि अभी हमारे इंडियन यूनियन में 2 तरह की टेरिटरी, 2 तरह की स्टेट आपको दिखेगी। एक तो जिसे सिंपली जो है स्टेट्स कहा जाता है, ओके, और दूसरी होती है यूनियन टेरिटरी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ओके। तो देखिए, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था तो उस समय जो है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट। तो देखिए इन चारों जो स्टेट है इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। पार्ट ए स्टेट जो है वो वैसे 9 स्टेट इसके अंदर जो है ऐड किए गए थे, जो कि पहले गवर्नर प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के, ओके। तो गवर्नर प्रोविंस का की क्या खासियत है कि इसका जो हेड होगा वो गवर्नर होगा, पहला चीज़, और इसके अंदर जो है वो लेजिस्लेचर होता था। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर का मतलब है एक लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो गवर्नर प्रोविंस होती थी, जो प्रोविंस में लॉ मेकिंग बॉडी है और जिसका हेड जो है वो गवर्नर हुआ करता था। इस तरह की जो 9 जो है प्रोविंसेस है उसे पार्ट ए स्टेट में डाल दिया गया और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन जो है यहाँ पे किए गए थे। पार्ट बी स्टेट में क्या था कि पार्ट बी स्टेट में वैसे 9 प्रिंसली स्टेट्स को ऐड किया गया था, ठीक है, जो जिनमें लेजिस्लेचर जो है वो पहले से मौजूद थे, ठीक है। तो मतलब वैसे प्रिंसली स्टेट जहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे लॉ बनता है, ठीक है, उनको पार्ट बी स्टेट में रखा गया। पार्ट सी स्टेट में वैसे स्टेट को रखा गया था, ठीक है, सॉरी, पार्ट सी स्टेट में वैसे प्रोविंसेस को रखा गया था, जो कि पहले तो एक चीफ कमिश्नर की प्रोविंस है, ओके। तो देखिए प्रोविंस भी 2 तरह की थी, एक गवर्नर प्रोविंस थी जो कि सबसे ज़्यादा थी, और कुछ जो थी वो चीफ कमिश्नर की प्रोविंस हुआ करती थी, जिनका रूल रेगुलेशन जो है वो थोड़ी अलग तरीके से हुआ करता था। उसके अलावा और कुछ जो है प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो नहीं था, लॉ मेकिंग बॉडी नहीं थी, ओके। इसके अलावा एक अनदर जो है पार्ट था, जो है पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ही रखा गया था, ओके। तो देखिए ये था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखते हैं इंडिया के बारे में कि 1950 के टाइम पे इंडिया जो है वो किस इस तरह का दिखता था, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि कुछ इस तरह से दिखती थी। यहाँ पे आपको गुजरात कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन 1960 में क्या हुआ था कि इसकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को डिवाइड करके यहाँ पर एक नया जो है स्टेट क्रिएट किया गया था, गुजरात, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके पीछे रीजन क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है वो स्टेट को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्यों लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए, और सबसे पहले बात है कि स्टेट की ज़रूरत क्यों होती है, हमें पहले ये समझना होगा कि एक स्टेट की जो है इंपॉर्टेंस क्या है, ओके।
तो क्या इंडिया बिना स्टेट के रूल नहीं किया जा सकता? ये स्टेट क्यों बनाए जाते हैं, थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसे हम एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड समझते हैं कि मान लीजिए कि एक जॉइंट फैमिली है। ओके, इस जॉइंट फैमिली में कुल मिला के 3 फैमिली जो है वो रहते हैं। ओके, तो फैमिली नंबर 1 है, एक फैमिली नंबर 2 है और फैमिली नंबर 3 है। ओके, तो जो फैमिली नंबर 1 है और फैमिली नंबर 2 और फैमिली नंबर 3, इन तीनों के एक एक बच्चे हैं। ओके, और ये तीनों बच्चे जो है वो एक ही स्कूल में जो है पढ़ने जाते हैं। अब ये जो फैमिली नंबर 1 है ये थोड़ी मॉडर्न ख्याल की है। ये क्या सोचती है कि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वही सही इन्वेस्टमेंट है और वो अपने बच्चे को जो है अच्छा एजुकेशन देना चाहती है। लेकिन जो फैमिली नंबर 2 और फैमिली नंबर 3 है, वो जो फैमिली 2 और 3 है वो जो है वो थोड़ी जो है पुराने ख्यालातों की है, वो एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फैमिली नंबर 1 है उनका इंटरेस्ट अलग है और फैमिली नंबर 2 और फैमिली नंबर 3 का जो है वो इंटरेस्ट अलग है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है इन दोनों के इंटरेस्ट जो है वो अपोजिट हो जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों के बीच असंतोष बढ़ता जाएगा। लेकिन जो फैमिली नंबर 1 है वो चाह कर भी इन दोनों के दबाव में अपने बच्चे को अच्छे जो है स्कूल में नहीं भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें ज्वाइंटली जो है वो सारे काम करने हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है देखिए इतना बड़ा है। ओके, इंडिया में अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल का जो है इंटरेस्ट अलग होगा। ठीक है, इस रीजन में रहने वाले लोगों का जो है इंटरेस्ट अलग होगा और इस रीजन में रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट अलग होगा। ओके, तो मान लीजिए इतना बड़ा जो एरिया है, आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी का देख सकते हैं। ओके, तो ये जो इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर अगर जो इस रीजन में जो लोग रहते हैं, मान लीजिए कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अलग है इस रीजन वाले लोगों से। ठीक है, लेकिन इस रीजन में जो है मान लीजिए मेजोरिटी ज़्यादा है, तो जो सारे फैसले होते हैं वो इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के हित में होते हैं और इनके हित को कहीं ना कहीं जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है डिसेंटनेस फैल जाती है, बहुत ज़्यादा असंतोष हो जाता है और इसलिए जो है स्टेट का होना जो है वो बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से स्टेट जो है उनकी ज़रूरत जो है महसूस होती है। लेकिन स्टेट जो है वो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे ही क्यों बनाने चाहिए? ठीक है, इस बात पे जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही जो है वो बातें चल रही थी। मेनली देखिए क्या होता है कि एक लैंग्वेज जो है वो एक कल्चर को बताता है, एक कल्चरल होमोजिनिटी को बताता है। ओके, कि अगर किसी लोगों का लैंग्वेज एक है तो उन्हें लगता है कि उनका कल्चर एक है और कहीं ना कहीं जो है उनके सोचने का जो ढंग है वो एक है और उनके इंटरेस्ट जो है वो एक है। तो अगर लैंग्वेज को अगर लैंग्वेज को स्टेट का आधार बना दिया जाए तो वो जो स्टेट है वो काफ़ी अच्छे से रन कर सकती है। लेकिन देखिए इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्या है कि इंडिया का पार्टीशन हो चुका था और इस पार्टीशन के कारण जो है इंडिया और पाकिस्तान जो दो कंट्री में बढ़ गए थे, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हाई लेवल पे मासेकर हुआ था, यहाँ पे हाई लेवल पे जो है वो जाने गई थी। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो नहीं चाहता था कि इस तरह की कोई भी और चीज़ें हो और इस तरह के अगर लैंग्वेज को बेसिस बना दिया जाए, अगर लैंग्वेज को आधार बना दिया जाए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो यूनाइट नहीं रहेगा। ओके, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति भी जो है पैदा हो सकती है। तो इसलिए इंडिया को यूनाइट करना जो है वो पहला इंपॉर्टेंट जो है वो ज़रूरत है रीजनल इंटरेस्ट के अलावे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एजुटेशन जो है वो हाई लेवल पे होने लगता है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए कि अलग अलग रीजन से, मेनली जो है साउथ इंडिया के रीजन से बहुत ही हाई डिमांड जो है वो शुरू हो जाती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लैंग्वेज ही बेसिस होना चाहिए कि एक तरह का लैंग्वेज है तो एक तरह की स्टेट जो है वो बना दी जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब डिमांड होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्या करती है कि जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो है वो एस.के. धर के चेयरमैनशिप में जो है अपॉइंट कर देती है। ओके, तो एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट कर देती है जिन्हें ये काम दिया जाता है कि आप ये चेक कीजिए कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना सही रहेगा। ये जो एस.के. धर कमीशन जो थी वो 6 महीने के बाद दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है और ये कहती है कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिक फैक्टर में नहीं करना चाहिए बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए। तो इस कमीशन के फेल हो जाने के बाद जो है लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेंटमेंट बढ़ गया। लोगों के मन में जो है असंतोष
असंतोष फैल गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ साथ पट्टभी सीतामढ़ैया, ओके, इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई 1948 में, जिसे JVP कमेटी कहा गया, ओके। और इस कमेटी ने क्या किया कि इसने अपनी पहले तो रिपोर्ट 1949 में सबमिट कर दी, और इसने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया कि वो स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1953 में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, जिसके कारण जो है वो स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन संभव हो पाता है। होता क्या है कि यहाँ पे एक शख्स निकल के आते हैं, पोट्टी श्री रामुलु जी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। ये कहते हैं कि हम तब तक जो है वो स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक कि एक नया स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश क्रिएट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये फास्ट अप टू डेथ कर देते हैं कि जब तक हम फास्ट करेंगे जब तक कि मेरी डेथ नहीं हो जाती। और 56 डे के फास्ट के बाद इनकी सही में डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एजिटेशन जो है वो शुरू हो जाता है, लोग भड़क उठते हैं। और फिर सरकार को मजबूर होकर पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो बनाना पड़ता है आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे, जहाँ पे मद्रास स्टेट से जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, वैसे एरिया जहाँ पर लोग तेलुगु बोलते हैं, उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है और एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। तो किस तरह से हमने देखा कि 1953 में एक नया स्टेट बन जाता है आंध्र प्रदेश, और पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा, ओके। तो ये देखिए अभी क्या है कि आंध्र स्टेट के क्रिएट होने के बाद जो है अदर रीजन से भी मांग तेज हो जाती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट को बनाना है, जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट को जो है क्रिएट करना चाहिए, ओके। तो फिर यहाँ पे फजल अली की कमीशन जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 1953 में, ठीक है। ये जो फजल अली की कमीशन होती है वो 3 मेंबर की कमीशन होती है, जिसे 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, फजल अली के चेयरमैन में, ओके। इसका क्या काम होता है कि ये देखना कि क्या लैंग्वेज को किस तरह से जो है वो बेसिस बनाया जा सकता है, और क्या सही में इससे बेसिस बनाना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके। इस पूरे क्वेश्चन को री एग्जामिन करने के लिए ये जो है कमीशन बनाई गई थी। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में सबमिट कर देती है, और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि लैंग्वेज को ही स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस बनाना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पर वो एक बात और भी बोलती है कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट बने, ये जरूरी नहीं है, ओके। यहाँ पे इंडिया के यूनिटी को भी साथ में रखना होगा, कि इंडिया की यूनिटी को भी बना के रखना होगा कि इंडिया यूनाइट रहे, ठीक है। जरूरी नहीं कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की पॉलिसी है तो यही थ्योरी जो है वो रही इंडिया की यूनिटी पहले है, उसके बाद है 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी, ओके। तो इंडिया की यूनिटी जो है वो प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए किसी भी तरह की कंट्री के पॉलिटिकल यूनिट को रीड्रॉ करने के लिए। और फिर इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट की, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट, इन्हें एबलिश कर दिया जाए, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी ABCD की, ओके। तो इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ओके। और फिर 2 एक्ट पास किए गए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ही, ओके। तो अब ये देखते हैं कि ये 2 एक्ट क्यों पास किए गए जबकि काम तो एक ही किया गया। देखिए दोनों एक्ट का अलग मतलब था। ये जो एक्ट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, ओके। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ये जो 4 पार्ट बनाए गए थे ABCD, ओके, इन्हें खत्म कर दिया गया, इन्हें एबलिश कर दिया गया, और स्टेट को सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ओके। एक तो हो गई स्टेट और दूसरी हो गई यूनियन टेरिटरी, ओके। तो ये जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने ये काम किया, ओके। उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थी 1956, इसने क्या किया कि आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है, स्टेट की जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करने की जो पावर पार्लियामेंट के पास है, उसी के तहत ये एक्ट पास किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके तहत क्या किया गया कि 14 स्टेट्स जो है को क्रिएट किया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया, ओके। तो अब देखते हैं क्या किया गया। देखिए ये जो पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स थे, इनके बीच का जो अंतर था उसे खत्म कर दिया गया और इन्हें सिंपली एक स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। पार्ट सी स्टेट है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और पार्ट डी स्टेट को भी खत्म कर दिया गया और इनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ओके। और पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट के डिफरेंस को खत्म करके इन्हें सिंपली स्टेट के कैटेगरी में डाल दिया गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ को एडजेसेंट स्टेट के में मर्ज कर दिया गया और कुछ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह से 14
स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो क्रिएट किए गए थे। ओके, तो अगर हम इससे और इससे कंपेयर करें तो देखिए ये जो है वो 1956 के बाद का है टाइम की स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मद्रास का एरिया ये है कि यहाँ पे केरला क्रिएट किया गया, मैसूर का एरिया जो है ये चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह के जो एरिया देख रहे हैं जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक 1956 के बाद ही चेंज किए गए थे। ओके, उसके बाद 1956 के बाद भी जो है स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी रहा। जैसे कि ये जो बॉम्बे स्टेट है इसे भी डिवाइड कर दिया गया और यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो 2 स्टेट यहाँ पे क्रिएट किए गए। इसके अलावा जो है वो 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार को पार्टीशन करके जो है वो एक नया स्टेट झारखंड क्रिएट किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक छत्तीसगढ़ नाम का जो है स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट किया गया। उसी के अलावा जो है वो पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया और हरियाणा नाम का जो है नया स्टेट जो है क्रिएट किया गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में ये जो है क्रिएट किया गया। तो इस पर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से जो है वो किन किन टाइम में किस तरह से जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए अगर आप लाइक करेंगे तो ये हमें इंकरेज करता है कि हम इस तरह की और वीडियो जो है वो बनाएं। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो कैसी बन रही है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और आपका शेयर जो है वो ये बताएगा हमें कि हमारे वीडियो कैसे बन रही है। ओके, और नीचे कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ओके, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और हमारे चैनल को एक नए मुकाम पे लेके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।